जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दुखद भी है, क्योंकि इसी कमीशन में एक हमारे बहुत बड़े देशभक्त और बहुत बड़े बैंकर्स का अंतिम समय है। शायद आप जान गए होंगे, लाला लाजपत राय। बहुत ज़्यादा देर न करके हम अपना टॉपिक बिगिन करना चाह रहे हैं साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट को लेकर। जिस प्रकार आपने हमारे पिछले वीडियो को, जिसमें सुभाष भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को लेकर हमने आपसे आग्रह किया था कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा, आपने हमारा काम किया, हमारा सम्मान रखा, दिल से आभार। परंतु क्या हम सब ने उससे कुछ सीखा? और अगर सीखा तो इंटरव्यू में जवाब ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक साइमन कमीशन को लेकर। बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, कारण यह है कि हमारे पास टॉपिक बहुत बड़ा नहीं लेकिन बहुत बढ़िया बनाना है। हर परीक्षा में एक सवाल आता है, तो शुरू करते हैं अपना कमीशन साइमन कमीशन। इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि और भूमिका के बारे में जान लें। इसकी पृष्ठभूमि कब बनती है? 1909 में। ध्यान से सुनिएगा, बात 1927, 1929 की होगी और पृष्ठभूमि 1909 की है। मतलब क्या समझिएगा, 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार आता है और आपको अच्छे से पता है उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर पहली बार चुनाव के लिए मुस्लिम लीग ने अपनी बाजी मारी थी और उसने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में करी थी। और उसके बाद 1909 में आता है और उसको लेकर बड़ा सारा विवाद होता है। 1909 में जो नियम कानून आए उसको 1919 में किया गया संशोधन, या उस पर निरूपण किया गया, या उसकी छाया देखी गई। अब जो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, वो प्रतिफल किसका था? रोलेट एक्ट के विरोध का। वो प्रतिफल था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। वो प्रतिफल था भारत में बढ़ रहे आक्रोश का। तो ये सारी जितनी घटनाएं थीं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में थी और वो सुधार के लेकर आए। सुधार के बिगाड़ थी वो। सुधार को जो लेकर नियम कानून आए, उन नियम कानूनों में एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी थी। वो चीज़ क्या थी कि भारत में अब ब्रिटिशर्स का रहना थोड़ा कठिन हो गया था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई, जिसमें एक रोलेट एक्ट भी था। होता क्या है कि वो सारा पृष्ठभूमि जो हमने उसको 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आपको पढ़ाया था, उसमें अंतिम मुद्दे याद करिए हमने क्या कहा था। हमने आपसे कहा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सफलता, असफलता, निरूपण, विरूपण, इन सब का आकलन इस समिति के यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के 10 वर्ष के अंतराल बाद किया जाएगा। तो 1999 से लेकर 1929 में 10 साल बाद हम इसका अवलोकन करेंगे कि भारत की स्थिति क्या रही। लेकिन कहते हैं ना, समय अपनी ही गति से चलता है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप पे निर्भर है उस समय का आप उपयोग कर लेते हैं या नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं वो इतिहास लिखते हैं, और जो नहीं कर पाते वो एक पैराग्राफ बन जाते हैं। आपके जाने के बाद इस दुनिया से आप इस दुनिया में क्या छोड़ कर जाते हैं, यही मायने रखता है। जिस दिन हम जन्म लेते हैं उस दिन रोते हैं, और जिस दिन हम जाते हैं इस दुनिया से रुला कर जाते हैं। रोने से रुला कर जाने के बीच का नाम ही जीवन है। और इस जीवन को कौन कितना बढ़िया जी कर दिखाता है, इसी को हम ज्ञान कहते हैं कि हमें कैसे जीवन यापन का रास्ता मिला। 1919 से लेकर 1929 के बीच जो 10 वर्षों का कार्यकाल या समय है, अवधि है, इससे भारत में घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदलता है। और कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में आक्रोश का बीज पनपा। क्यों? 1920 असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा, उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र, उसके बाद नासिक षड्यंत्र, उसके बाद पेपर सील षड्यंत्र, उसके बाद ढेर सारे षड्यंत्र। यानी कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक भावना पैदा हो गई देश प्रेम की। और इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था, कहीं ना कहीं रूस की क्रांति भी जिम्मेदार थी, फ्रांस की क्रांति भी जिम्मेदार थी, लेनिन जिम्मेदार था, बहुत सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार थे। आपको अच्छे से पता होगा। भारत में स्थितियां इस तरह बदल रही थीं कि मजबूरी में, यहाँ पर दो कारण, 1929 में आना है एक समिति को जो अनुशंसा करेगा या
ऑब्जर्वेशन करेगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का क्या हुआ, तो कायदे से 1919 से 1929 आना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन की रूपरेखा ब्रिटिश संसद में 1927 में निर्धारित हो गई। क्यों हो गई? इंटरव्यू पूछेगा आपसे, क्यों निर्धारित हो गई, ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि ब्रिटिशर्स के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी कि ऐसा ना हो कि अमृतसर की घटना दोहरा दी जाए। 1857 तो उनके लिए भूत था, वो दोहरा दिया जाए। ऐसा ना हो क्रांतियाँ फिर शुरू हो जाए, चौरी चौरा फिर दोहराया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भारत में विप्लव की स्थिति बन जाए, तो कुछ ऐसा करके आओ जिससे 1906 की स्थिति बन जाए। अब कहेंगे सर 1906 की स्थिति क्या है? 1906 में मुस्लिम लीग केवल सांप्रदायिकता के आधार पर वोटिंग कराने का राइट पा जाती है, और ये मुस्लिम लीग की जीत नहीं बल्कि हार थी। पता है क्यों? हार इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने उद्देश्यों में सफल हो जाते और आप भावनाएं नहीं समझ पाते। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों को संरक्षित करना। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेकर 1947 तक, ईमानदारी से बताइएगा, इतिहास आप जानते हैं, कहाँ मुस्लिम को पीछे छोड़ा गया? हम तो कह रहे हैं मुस्लिमों ने ही देश को चलाया इस दौरान। वो चाहे बहादुर शाह जफ़र हो, चाहे वो औरंगजेब के बेटे अकबर अकबर, चाहे कोई हो, इन्होंने ही चलाया। क्यों? सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास था। छोटी छोटी रियासतें बहुत मजबूत थीं। अगर रियासतें मजबूत नहीं थीं तो 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल के पास इतना धन कहाँ से आया? 73 रुपये के पास इतना बल कहाँ से आया? नाना साहब इतना आगे कैसे बढ़े? झांसी की रानी के पास धन कहाँ से आया? जगदीशपुर के राजा कुंवर के पास धन कहाँ से आया? यानी छोटी छोटी रियासतों के पास पैसे थे कि नहीं थे? और इन रियासतों को मालिक कौन थे उस समय? ब्रिटिशर्स थे, मुगल थे। तो 1906 में मुस्लिम लीग बनी नहीं, ब्रिटिशर्स ने बनवाई और कम्युनिटी के आधार पर चुनाव कराया। अच्छा, कम्युनिटी सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब समझे, कम्युनल पंचायत इसे कहते हैं। मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम लोग ही वोट देंगे, इसे कहते हैं सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव करना। हाँ, प्रतिनिधि बदल सकता है, मुस्लिम लीग की मुस्लिम के स्थान पर कोई प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन वोट देने वाले मुस्लिम होंगे। यानी मुस्लिम का चुनाव मुस्लिमों के द्वारा ही किया जाएगा, ये समुदाय। और ये बहुत बढ़िया चांस था ब्रिटिशर्स के लिए, मुस्लिम को तो तोड़ ले गए। भले 1905 का बंगाल विभाजन असफल रहा, सही है, लेकिन मुस्लिमों के दिमाग में कहीं न कहीं एक बीज पैदा करके चले गए धूर्त कि तुम हिंदू तो तुम्हारा शोषण, कांग्रेस तो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती। तो असुरक्षा की भावना तो होना स्वाभाविक था नहीं, बनाया गया। वही चीज़ बीजारोपण वो फिर चाह रहे थे कि भारत में पैदा करो ताकि आपस में लड़ते रहें, हमारी तरफ दिमाग ही न जाए। तो उन्होंने पहली चाल ये चली कि भारत जाओ और इनके ऊपर कुछ ऐसा करो या ऐसी कोई नियम कानून बना दो ताकि आपस भिड़ जाए। नंबर 2, ब्रिटेन में चुनाव होने जा रहा था। अभी वहाँ पर सत्ता में कंजर्वेटिव पार्टी थी। अच्छा, जैसे भारत में आपसे मुख्य दल पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? समाजवादी पार्टी बसपा, आम आदमी पार्टी, लोकतांत्रिक गठबंधन, किसे कहेंगे आप? सामान्यतः 2 पार्टी के नाम लें। तो मुझे लगता है जितने आप 150-200-300 लोग पढ़ रहे हो इस समय, सबके मुंह से 2 पार्टियों के नाम आएंगे, या तो कांग्रेस का या तो बीजेपी का। आपका और कोई नाम नहीं आएगा। बसपा ने तो अपना अस्तित्व ही खो रखा है। ऐसी ही ब्रिटिश में 2 पार्टियां हुआ करती थी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, और जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बराबर रखते हैं हम आपके सामने, और भी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी वहाँ पर शासन कर रही थी। तो कंजर्वेटिव पार्टी इस समय सत्ता में थी, उसको लगा लेबर पार्टी उदारवादी है, कंजर्वेटिव पार्टी निरंकुश टाइप की है। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगा कि हो सकता है इस बार हम चुनाव हार जाएं, क्योंकि हमारी, अच्छा, इस समय जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, कब 1919-29 के आसपास, इस समय दुनिया में 53 देशों के इनके पास उपनिवेश हैं। यानी कुल मिला के ब्रिटिशर्स 53 देशों में राज कर रहे हैं। उन्होंने राज करने की अलग अलग कैटेगरी बना रखी थी, अभी हम पढ़ा रहे हैं। इन अलग अलग कैटेगरी में वो अलग अलग तरह से शासन करते थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगता था कि अगर हम हार गए तो बढ़िया सा एक उपनिवेश भारत है, ये हमारे से निकल जाए। अगर ये हमारे हाथ से निकल गया
हो सकता है 4 वर्ष बाद हम जब लौटे सत्ता पे तो भारत आज़ाद हो जाए। तो कुछ ऐसा करके जाओ ताकि 4 वर्ष तक अगर लेबर पार्टी रहे भी 5 वर्ष तक, तो लौट के आने पर हम भारत पे शासन कर सकें 2-4। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से 1927 जो 29 में आना था, 1927 में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और ब्रिटिश संसद से पास आउट किया, और वहाँ पर भारतीय लोग आराम से सोते रहे, चाहे वो विट्ठल भाई पटेल हों, चाहे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा हों, चाहे वहाँ पर बहुत सारे जो हमारे प्रतिनिधित्व थे, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बहुत सारे भारतीय लोग शामिल थे, उन्होंने विरोध अभी नहीं किया। 1927 में जब इस पर बिल पास होने का नंबर आया, क्योंकि हस्ताक्षर करने पड़ते थे, आज की तरह वोटिंग नहीं होती है, तो हस्ताक्षर करने में भारतीयों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और विरोध किया। अब विरोध किस चीज़ का किया कि पहले तो आप समय से पहले आप जांच कर रहे हैं, इसका मतलब सही प्रतिफलन नहीं आएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियंस भी जानते थे ना कि धूर्त है, मानेंगे नहीं। दूसरा, आपने 7 सदस्यों का चुनाव किया है, 7 सदस्यों में एक भी सदस्य इंडियन नहीं है। नंबर 2, सर जॉन साइमन अध्यक्ष हैं, 6 अन्य सदस्य ब्रिटिशर्स हैं, सब के सब गोरे हैं, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा था, श्वेत कमीशन रखा था। सब गोरों का कमीशन, कोई है ही नहीं इंडियन। नंबर नेक्स्ट, जिस देश पर शासन करते थे तो ब्रिटिश कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जिस देश में आप शासन करते हो उस देश के नागरिकों को अपने स्वयं निर्णय लेने के लिए पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अगर कोई नियम कानून बनेगा जिसे कहते हैं आत्मनिर्णय, उन्हें अपने निर्णय लेने का, अपनी बात रखने का अवसर तो दिया जाएगा। तो इन्होंने इसका भी उल्लंघन किया, माना ही नहीं उनकी बात, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडियन को वैल्यू नहीं देते थे। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो इस कारण विरोध हो रहा। अब समझ गए ना, सबसे पहले तो विरोध का कारण था कि सभी सदस्य ब्रिटिशर्स हैं। नंबर 2, आत्मनिर्णय या स्वयं निर्णय के नियम का उल्लंघन था जो आपने औपनिवेशिक सत्ता में लिख रखा था, इसलिए विरोध हुआ वहाँ पर। कहाँ? ब्रिटिश में। ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है, जब साइमन कमीशन भारत आता है तो यहाँ पर कुछ लोग उसके समर्थन में भी हैं। हाँ, हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। एकदम चिरकुटिया टाइप की कोई पार्टी का गठन करे, उसके लिए भी हर ज़िले में दुकानें खुल जाती हैं। ये घोड़ा पार्टी जिंदाबाद, मूँछ वाली पार्टी, बिना मूँछ वाली पार्टी चूहा पार्टी, और वो कहेंगे मैं कोषाध्यक्ष हूँ या अध्यक्ष है और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें लल्लू लाल प्रसाद हैं। वाट इज, क्या है ये? सही बात है ना। भारत में भी उनके समर्थक थे, 1927 में समर्थन में आ गए। कौन कौन है? जस्टिस पार्टी दक्षिण भारत में राज काम कर रही थी, उन्होंने समर्थन किया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि वे चाहते थे ब्रिटिशर्स जब जाएंगे तो भारत हमको दे के जाएंगे। अरे वो गांधी को नहीं दिया, आपको कहाँ से देंगे? दूसरा, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी जो यूनियन बनाई, सही शब्दों कहें कि मज़दूरों का एक गदल था, वो ये चाह रहा था कि हमारी मांगे मान देंगे, यानी कि जो लोग हम बाहर निकले हैं, जो लोग युद्ध लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, हमको अगर भत्ता दे दिया जाए, हमको समायोजित कर दिया जाए तो हम समर्थन करेंगे। पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया। अच्छा, आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी बताओ तीसरी पार्टी कौन होगी जिसने साइमन कमीशन का समर्थन किया होगा? नीचे कमेंट बॉक्स जल्दी करिए। तब तक आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएं, कुछ आगे चलें। हाँ, बिल्कुल सही, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया होगा। लेकिन यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना का उल्लेख मत करिएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का अभी इनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उस समय कद ऊंचा है किसका? मोहम्मद शफ़ी खान का। तो मोहम्मद शफ़ी जो था, उसके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक पक्ष साइमन कमीशन का समर्थन करता। तो 3 लोग तो भारत में पलक पावड़े बिछाकर साइमन कमीशन का वेट कर रहे थे कि आइए हम सिक्योरिटी देंगे, आपको सुरक्षा देंगे, आप 5 स्टार होटल देंगे। उस समय का 5 स्टार माने कुछ बहुत बड़ा हुआ होगा, हम हर जगह आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन वे भुला गए थे, भारत है, यहाँ शादी ब्याह में जाने वाली मोटरसाइकिलों के हेलमेट चुरा लेते हैं, साइमन कमीशन का टोपा गायब हो जाएगा, वो जो रखते हैं ना बड़ा सा झौआ टाइप का। डू यू नो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ झौआ? कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं तो देसी आदमी हूँ यार, देसी ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिए इतिहास दिमाग में बिठा के मानूंगा, ये मेरा काम है। आपके दिमाग में, मैंने कहा था ना, मॉडर्न हिस्ट्री का मास्टर बना दूँगा। आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी मास्टरी आप ले लो, ठीक?
हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने आपसे कहा था मास्टर बना दूंगा, बना के छोड़ूंगा। 1964 तक का इतिहास जवान में रटा दूंगा, आपको मैंने विश्वास दिलाया था। मेरा काम अपना, आप अपना करो। आप कहते हैं इतने दावे क्यों कहते हैं? 17 साल से यही दावे तो कर रहा हूँ यार, और 17 साल से हज़ारों लोग ऐसे ही आपके साथ कहीं ना कहीं किसी पदों पर बैठ गए। हुआ क्या कि जब भारत में साइमन कमीशन आया तो इन लोगों ने समर्थन किया। ब्रिटिश संसद ने 1927 में, शायद डेट जो थी वो मार्च रही होगी, वहाँ पर से अनुमोदन करके ब्रिटिश संसद ने साइमन कमीशन को भारत भेज दिया। और 1928 में, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता। नोट करेंगे, 1927 में ब्रिटेन में इसका गठन होता है। पहला सवाल, भारत कब आया? 1928 में। और शर्त नियम कब लागू हुआ, या साइमन कमीशन की रिपोर्ट लागू कब हुई? 1929 में। बात समझ से चलना। इस दौरान भारत में साइमन कमीशन का भयंकर विरोध हुआ। ध्यान सुनिएगा, 1927 में जब साइमन कमीशन वहाँ बना तो वहाँ के इंडियंस ने भारतीय इंडियंस को सूचना दी कि यहाँ एक नियम में पारित कर ले गए हैं ये गोरे, और हम लोग सतर्क हो जाओ, वहाँ पर आकर ये कुछ न कुछ रायता फैलाने वाले हैं, सब लोग सतर्क हो जाओ। 1927 में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है मद्रास में, तो हर साल होता था। 1927 के अधिवेशन में जो हुआ मद्रास में, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे एम ए अंसारी। ध्यान से सुनिएगा, एम ए अंसारी उसके अध्यक्ष बने, और उन्होंने तुरंत एक प्रस्ताव पास किया। क्या? कि भैया जैसे ही साइमन कमीशन आए पूरे भारत में अलर्ट कर दो कि साइमन कमीशन का सब लोग मिलकर विरोध करो, भगाओ इनको, यहाँ नहीं रहने देना। हमें नहीं चाहिए साइमन कमीशन, ऐसा कमीशन जिसमें कोई भारतीय न हो, जो हमारा प्रतिनिधित्व न करे, हमें आत्मनिर्णय का अवसर न दे, हमें ऐसा पद नहीं चाहिए, हटाओ इनको, बाहर करो। नंबर 1। नंबर 2, जब वो भारत में यहाँ से विरोध होना शुरू हो गया, बहुत विरोध होने लगा, तो उस समय भारत सचिव था बर्किनहैंड। क्या नाम था? बर्किनहैंड। बर्किनहैंड को सूचना दी जाती कि भाई साइमन कमीशन जो नियम कानून भारत के लिए बना रहा है, सही शब्दों कहें संवैधानिक प्रारूप बना रहा है, साइमन कमीशन सही शब्दों चुट्टागिरी कर रहा था, उनके अकॉर्डिंग वो लेजिस्लेटिव फॉर्मेशन था, यानी संवैधानिक विरूपण। तो उन्होंने वहाँ से एक फॉर्मेशन किया कि हम वहाँ पर नियम कानून बनाने आ रहे हैं, आंशिक संविधान बनाएंगे। तो भारतीयों ने जब इसका विरोध किया, साइमन कमीशन में नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम आत्मनिर्णय लेंगे, हम अपना, तो बर्किनहैंड गेम खेल जाता है। क्या गेम खेलता है? वो गेम ये खेलता है कि भारतीयों से कहता है, और कहेगा कि इस समय 2 ही 3 लोग हैं जिनसे बात कही जा सकती, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, गांधी जी साहब। कैसे बताते हैं? तो उसने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप साइमन कमीशन का विरोध करते हैं, चलो साइमन कमीशन हम वापस बुला लेते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, वायसराय भारत में बैठता था, और जो सचिव होता था, भारत सचिव, वो ब्रिटेन बैठता था। तो वायसराय भारत की गतिविधियों पर ऑब्जर्वेशन रखता था, मॉनिटरिंग, और पूरी गतिविधियों की मॉनिटरिंग ब्रिटेन से कौन करता था? भारत सचिव। उस समय जो बर्किनहैंड था, उसने एक लिखित प्रपत्र जारी किया और कहा क्या कि मैं चैलेंज करता हूँ इंडियंस को कि वो जैसा नियम कानून बनाए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं मान लूँगा, चलो हटाओ साइमन। लेकिन, बस ये लेकिन, जहाँ कहीं अगर मगर लेकिन इफ बट आ जाए, समझ लेना आगे कुछ बिगड़ा है। आप देखते हैं ना, एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे, नीचे लिखेंगे 4000 में मोटरसाइकिल ले जाइए, और नीचे स्टार लगा के लिखेंगे शर्तें लागू, और फिर नीचे लिखा ब्याज दर 12.56%। समझ में है ना? तो वही उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लेते हैं, बनाए साइमन कमीशन, वापस बना लीजिए आप अपना नियम कानून, लेकिन आप सर्वसम्मति से पास करके लाइए विधेयक को। आपके पास 29-30 पार्टियां, सब लोग मिलके कहें कि हाँ ये संविधान सही है, ये नियम कानून सही है, हम मान लेंगे सत्य है। क्योंकि वो जानता था जब घर में 2 भाई होकर आपस में उनकी नहीं बनती, 29 पार्टियों को मिला लीजिएगा। लेकिन सल्यूट टू इंडियंस, हमने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। मोतीलाल नेहरू उस समय के बहुत बड़े वरिष्ठर हुआ करते थे, उन्होंने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। ध्यान से सुनिएगा, और चुनौती स्वीकार करके नया फॉर्मेशन का काम शुरू कर दिया, और तुरंत ही सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई? सबसे पहले बुलाई गई मद्रास में। सर्वदलीय पहली बैठक कहाँ बुलाई गई? पहली बैठक दिल्ली में आयोजित की गई।
एम ए अंसारी की अध्यक्षता में। क्यों अंसारी भैया? 1927 में अध्यक्ष हैं, 1 साल तो उनका कार्यकाल रहता ही है, 1928 में वो रहेंगे, यानी दिसंबर 1927 में बना तो दिसंबर 1928 तक चलेंगे। तो फरवरी 1928 में दिल्ली में अधिवेशन होता है, एम ए अंसारी उसके अध्यक्ष होते हैं और वहाँ पर इसका मसौदा तैयार होता है, जिसमें 29 पार्टियों ने लिख कर दे दिया, हाँ हम आपकी बात मानेंगे, कुछ हो लिख लो। तुरंत ही दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। कहाँ पर? वो बुलाई जाती है बॉम्बे में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और वहाँ पर कानून का मसौदा तैयार करने का काम मोतीलाल नेहरू को दे दिया जाता है कि चलो भैया तुम कानून बनाओ, हम सब 29 लोग मानने को तैयार। इनकी सहायता के लिए कौन कौन थे? सबसे पहले थे तेज बहादुर सप्रू, दूसरा थे मोतीलाल नेहरू, NM जोशी, GR प्रधान और तेज बहादुर सप्रू। ये सारे के सारे लोग द्वितीय सर्वदलीय बैठक बैठे और सर्वसम्मति से मोहर लगा ली कि हम एक नियम कानून बनाएंगे। तुरंत ही तीसरी सर्वदलीय बैठक बुला ली गई 1928 लाहौर में, और कहा क्या गया कि आप मसौदे का प्रारूप तैयार करिए और हम लोग सब मिलकर इसको तैयार करेंगे, यानी हम सर्वसहमति से तैयार हैं। और जो मसौदा बना उसके मुख्य बिंदु क्या थे जरा देखिए, और इन्हीं में विवाद का बिंदु बनेंगे। पहला था हमारे मूल अधिकारों का किसी प्रकार से हनन ना किया जाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स पर ब्रिटिशर्स आक्षेप नहीं लगाएंगे, जैसे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, नंबर 1, अपनी बात रखने का अधिकार, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए जाएं, जो कि आज संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। समझ गए ना? यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, सही शब्द ये था। तो उन्होंने मूल अधिकारों की मांग करी। कहाँ? नेहरू रिपोर्ट में पहली, जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ उसमें तो सैकड़ों बिंदु थे। दूसरी क्या थी? हमें उत्तरदायी शासन चाहिए। अब उत्तरदायी शासन को होता है सत्ता आपका और स्वतंत्र रूप से हम काम करें, यानी आप गवर्निंग बॉडी आप बनोगे और फॉर्मेटिव बॉडी यानी क्रिएटिव बॉडी हम बनेंगे, यानी आप गवर्न करो, हम अपना स्वतंत्र होकर काम करें। कर सकते हो क्या? पराधीन सपने सुख नहीं, कहाँ जब पराधीन हो तो सपने सुख कहाँ तुम्हारे हो सकता? नो। पहला। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दो। अब डोमिनियन स्टेटस क्या, अभी थोड़ी देर पढ़ा रहे। तीसरा क्या कहेगा? सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य आरक्षण निर्वाचन। बस किसको बुरा लग गया जरा जल्दी नीचे कमेंट्स बताओ, मैं मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम आगे बढ़े। हाँ देखो, किसको बुरा लगेगा, ईमानदारी से बताओ किसको बुरा लगेगा जब ये कहा जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं होगा? भाई अब क्या होगा? सामान्य आरक्षण निर्वाचन होगा। किसको आग लग गई? यस, मुस्लिम लीग को। यही तो चाह रहा था बर्किनहैंड, यही तो चाह रहा था, उसने पहले ही जान रखा था मुस्लिम लीग साथ नहीं देगी। नंबर 1, जस्टिस पार्टी साथ नहीं देगी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी नहीं देगी, उसे पहले से पता था, है ना? तो उन्होंने क्या किया? सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर सामान्य आरक्षण, ये नेहरू रिपोर्ट का बिंदु था। अब क्या होता जरा देखिए। सबसे पहले उत्तरदायी शासन हम आपको बता चुके हैं कि एक गवर्निंग बॉडी होती है और उसकी सबऑर्डिनेट बॉडीज़ होती हैं। तो ये सबऑर्डिनेट बॉडी इंडियंस हैं और ये जो गवर्निंग बॉडी है ये ब्रिटिशर्स हैं। तो ये स्वतंत्र रहेंगे, ये ऑटोनॉमस हैं, लेकिन गवर्निंग बॉडी ब्रिटिशर्स होगी, यानी टैक्स ये कलेक्ट करेंगे, लेकिन मिलेगा कितना ये ब्रिटिशर्स बताएंगे। काहे का तुम्हारा स्वतंत्रता? पहला। नंबर 2, इस पर विरोध करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये उनका बिगिनिंग टाइम है जब ये शुरू कर रहे हैं अपनी राजनीति का वास्तविक क्षेत्र, पहला। दूसरा, डोमिनियन स्टेट्स कौन सा था? जल्दी से साइड लीजिए फिर आगे चलें। डोमिनियन स्टेट किसे कहते हैं? डोमिनियन स्टेट का मतलब होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ हम फिगर बना रहे हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा अथॉरिटी प्लस सॉवरेनिटी, यानी सत्ता प्लस संप्रभुता। ध्यान से सुनिएगा, सत्ता प्लस संप्रभुता मतलब क्या है जरा देखिएगा। अगर पहले हम यहाँ नाम लिख लेते हैं, पहला तो हो गया ब्रिटेन, दूसरा हो गया न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया इंडिया। देखिए कितना आसानी से आप डोमिनियन स्टेटस समझ पाएंगे। ध्यान रखिएगा किताब में बेटा नहीं है, हाँ हमारे पे है क्योंकि केटीसी में दिया है। क्या है जरा देखिए।
अगर किसी देश के पास सत्ता भी हो और संप्रभुता हो, यानी अथॉरिटी सॉवरेंटी दोनों हो, तो वह देश स्वतंत्र कहता है। यानी अपने नियम कानून बनाने और अपने ऊपर लागू करने, उनको रेगुलेट करने का पूरी अधिकार अगर किसी के पास है, यानी सत्ता भी उसी के पास है और संप्रभुता भी उसी के पास है, तो ऐसे देश को हम स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं। तो बताओ उस समय स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कौन रहा हो? ब्रिटेन, क्योंकि उन्हीं के पास सत्ता थी, उन्हीं के पास संप्रभुता थी। समझ में आ गया ना? तो ऐसे देशों को हम स्वतंत्र देश कहते थे। नंबर 1। नंबर नेक्स्ट देखिए, तो इसे हम स्वतंत्र कहेंगे ना अगर सत्ता ब्रिटिशर्स के पास और संप्रभुता कंट्री के पास, यानी संबंधित देश के पास। अगर ब्रिटिशर्स उस पर सत्ता रखते हैं, यानी गवर्निंग बॉडी ब्रिटिशर्स हैं और सबॉर्डिनेट बॉडी उस देश की है, तो ऐसी सत्ता को हम लोग क्या कहते थे? डोमिनियन स्टेटस। क्या कहते हैं? डोमिनियन स्टेटस। मेरी बात समझ गए होंगे? सत्ता अगर ब्रिटेन के पास है और उसकी सबॉर्डिनेट बॉडी वो देश है जिस देश में वो शासन कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। बात समझ में आ गई होगी। तीसरा देखिए, ये हो गया। अच्छा, इसका उदाहरण कौन है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर सत्ता तो ब्रिटिशर्स की थी, लेकिन इनको स्वतंत्र किया था, तुम अपना काम करो, टैक्स बारे में दिए रहना। यस। नेक्स्ट, सत्ता ब्रिटिशर्स के पास और संप्रभुता भी ब्रिटिशर्स के पास। किसी भी देश की, हाँ सुने, किसी भी देश की सत्ता भी ब्रिटिशर्स के पास, संप्रभुता भी ब्रिटिशर्स के पास, तो उस देश को हम क्या कहेंगे? बोले जल्दी से। इस देश को कहेंगे गुलाम भाई साहब, यानी उदाहरण इंडिया। इससे समझा पाऊंगा और आप समझ पाओगे। फिर से समझ, अथॉरिटी एंड सॉवरेंटी अगर एक ही देश के पास है तो वो देश स्वतंत्र है, ब्रिटेन। अथॉरिटी ब्रिटिशर्स के पास और संप्रभुता संबंधित देश के पास, यानी गवर्निंग बॉडी ब्रिटिशर्स, सबॉर्डिनेट बॉडी संबंधित देश, तो उसे कहते हैं डोमिनियन स्टेट्स। और अगर सत्ता ब्रिटिशर्स के पास, संप्रभुता ब्रिटिशर्स के पास, तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। तो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है तो गुलाम हो, इंडिया। सामने आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हमें, ये गलती है मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू का कैरियर नाश करने का से उनके बच्चे को देख रहा है, यानी जवाहरलाल नेहरू। अब इसको जब उन्होंने माना, किसको? उन्होंने कहा कि इंडिया पर हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। कौन लिखता है? ये लिखते हैं मोतीलाल नेहरू कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। तो दो लोग एकदम लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं। एक होते हैं सुभाष चंद्र बोस और दूसरे होते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। मतलब समझे? बप्पा की लिखी बात को बच्चे ने काट दिया कि बकवास की बात कर रहे हो आप, काहे का इनका हम डोमिनियन स्टेट मांगेंगे। एक बार गांधी जी मांगे थे औपनिवेशिक सत्ता, कब? 1914-19 में ठेंगा दिखा के ले लिया था उन्होंने बाद को, जब वो जीत गए थे। याद करिए, तुर्की के खलीफा का बेड़ा गर्क नहीं करते शायद मुस्लिम लीग 1916 में आके घुसती नहीं कांग्रेस में। सही बात तो है ना? ये चीज़ गरिया रहा कौन? जवाहरलाल नेहरू अपने बाप से कह रहे हैं, क्या पागलपन की चीज़ लिखे बैठे इस पर, हटाओ इसको, हम नहीं मानते। ना हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, ना हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। बाढ़ में गया, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई समझौता नहीं। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। और ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, एक चीज़ समझ लीजिए, भले आप गरिया लो इस समय, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू एकदम चरम जवानी पे थे, खूब सुंदर चेहरा, अट्रैक्टिव व्यक्तित्व, बात करने में बहुत तेज। आज के समय में कहा जाए तो कांग्रेस का कोई आस पास नहीं ठहरता, कमियाँ हर किसी में होती। औद्योगिकरण दिमाग में, साइंस दिमाग में। याद करिए, विक्रम साराभाई अगर इतना बड़ा काम कर पाए, चाहे रोहिणी हो, चाहे आर्यभट्ट हो, वो चाहे फिर अग्नि मिसाइल हो, चाहे सतीश जी हो, सतीश धवन, इन सारे लोगों के पीछे था कौन? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, क्योंकि वैज्ञानिक सोच थी उनकी। लोग कहते हैं विज्ञान पढ़ने से आदमी नास्तिक हो जाता है। पढ़िएगा विंग्स ऑफ फायर कलाम जी की। कलाम जी कहते हैं जिस दिमाग में विज्ञान नहीं पलता वो जानवर पैदा हुआ था, जानवर मर जाएगा। इतना प्रेम है विज्ञान से, और हर किसी को विज्ञान, और नहीं अगर विज्ञान प्रेम होता तो बैठ के घर पे इस तरह लाइव नहीं पढ़ रहे होते, है ना। हुआ क्या कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा माना ही नहीं, बोले हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। देखिए, स्वराज का मतलब तो पहले वल्लभ भाई पटेल यूज़ कर चुके थे, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात कुछ नहीं, ओमिनियन डोमिनियन कुछ नहीं।
हमें पूरा पूरा राज्य चाहिए, भगा ब्रिटिशर्स को, यहाँ नहीं चाहिए कोई नंबर में। तो एक विवाद तो आपस में ये लड़ाई हो गई ना। देखो, एक उत्तरदायी शासन को लेकर भिड़ गए, एक डोमिनेशन। अब बिरकिन हैंड, जैसे बिरकिन हैंड, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई, यही तो करेगा ना, यही तो करेगा। फंस गया, उसको तो बढ़िया मौका मिल गया। आप ब्रिटिश लड़ो इंडियंस, तुम आराम से, मैं मौज से बैठूंगा। देखिए रहेगा। तीसरा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, अगला क्या हुआ कि उन्होंने कहा था सांप्रदायिक निर्वाचन के स्थान पर अमान्य आरक्षण हो। मतलब ये है कि पहले सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या था, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही उसको वोटिंग करेंगे परसीमन के आधार पर। समझ में? इसे ही तो उसने कम्युनल पंचायत कहा था 1909। इसमें कहा गया कि भले मुस्लिम ही क्यों ना खड़ा हो, लेकिन वोट करने का अधिकार सबको हो। सबको अधिकार किसका? मताधिकार का। यानी कि अब मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट नहीं देगा, हिंदू भी मुस्लिम को वोट देगा, सिख भी देगा, ईसाई भी देगा, पारसी भी देगा, सब देगा। किसको तिनका लगेगा तुरंत? मुस्लिम लीग बोली पागल हो, हमारे अधिकार छीन रहे हो, हमें मुस्लिम लीग जितने मुस्लिम भाई हैं वो तो आप नुकसान कर रहे हो। हिंदू घुस जाएंगे तो फिर कांग्रेस वाले कांग्रेस करने लगेंगे। नहीं मानते। वाह, बिरकिन हैंड को मज़ा आ गया यार, ये बढ़िया देश है, पागलों का देश है, आपस में भिड़ेंगे, मेरा काम खत्म। लेकिन वो भुला गया था हम इंडियंस हैं, हम आपस में भाई भाई खूब युद्ध कर लेंगे, गरिया लेंगे एक दूसरे को, खोपरिया फोड़ लेंगे, भेली फोड़ के खुदा हल्दी लगा लेंगे। लेकिन अगर पड़ोसी ने गलती से भैया को गरिया दिया ना, तो पहले तुम्हें हौकेंगे, भैया को तो बाद को देखेंगे। ये भुला गए थे, ये इंडियन है, ये फिर एक हो जाएंगे, इनका कोई भरोसा, बिना पेंदी लोटे कब सारा जाएंगे, कोई भरोसा नहीं, ये होगा। देखिए क्या होता है। इस प्रकार इन चीज़ों पर डिबेट होना शुरू हो गई और इसको लेकर साइमन कमीशन मौज मार रहा। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 1927 में प्रारूप बना, 28 में कमीशन भारत आया और यहाँ विवाद मचा। 1929 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी गई। लेकिन नेहरू ने, या यूँ कहें मोतीलाल नेहरू या नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद उनको नहीं माना गया। समझ में आ गई पूरी बात? ये था पूरी कहानी किसकी, साइमन कमीशन की, कैसे क्या बना। अब देखिए, जब साइमन कमीशन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ और भारतीयों पर एक प्रयास करने लगा, या यूँ कहें अननेसेसरी दबाव बनाने लगा कि कैसे भी करके किसी एक व्यक्ति को गोलमेज सम्मेलन जो होने जा रहे थे, राउंड टेबल जो बात होने जा रही थी, जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसमें कांग्रेस का कोई एक प्रतिनिधि बुलाओ और उसको वहाँ पोट लिया जाएगा। और पोटने के बाद हम भारत में क्या कर देंगे, भारत में उस व्यक्ति को आरोपित कर दें। आरोपित माने अपने अकॉर्डिंग उससे काम करवा लेंगे। अब ब्रिटिशर्स की बात मानने क्यों मानेंगे हम? क्योंकि अब सत्ता किसके हाथ में जान रही? जवाहरलाल नेहरू के। मोतीलाल नेहरू का जब विरोध किया, यानी पिता का विरोध जब पुत्र ने किया, तो लोगों ने कहा पुत्र ज़्यादा सही, इसलिए अगले कमीशन का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और इससे पहले कि मोतीलाल नेहरू किए थे, बेड़ा गर्क हुआ और अपना पुत्र आ गया, कौन? जवाहरलाल नेहरू। अपने पिता की ही बातों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसमें हम इंडियंस का नुकसान था। ठीक, अब होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में दिसंबर में रावी नदी के किनारे लाहौर में एक अधिवेशन होता है, जहां पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाता है। और इस झंडे में ध्यान रखिएगा, इस जो झंडा था, इस झंडे में प्रारूप क्या था, क्या कैसे हुआ, वो अलग की बात है, वो तो नेक्स्ट बात करेंगे। कोलकाता अधिवेशन में हुआ, कनाडा में हुआ, मैडम भीकाजी कामा ने किया, वो अलग चर्चा है। इसी दौरान रावी नदी के तट के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। और साइमन कमीशन की बातों को नहीं माना और कहा 26 जनवरी 1930 हमारे लिए पहला स्वतंत्रता दिवस है। और यहाँ पर एक अस्थायी सरकार बनाई, जिसके स्वयं अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी कौन बन गए? जवाहरलाल नेहरू। वो अलग की बात है। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की। और पहली बार
न डोमिनियन स्टेटस, न तो उत्तरदायी शासन, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। भरोसेमान भाग जाओ, तुम्हारे बाप का यहाँ क्या है। लेकिन बड़े निघस थे। कौन? ब्रिटिशर्स। गए नहीं गए तो नहीं गए। देखिए क्या हुआ। 26 जनवरी 1930 को तुम पहला स्वतंत्र दिवस मनाया। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। हाँ सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। चाहते तो हम उसे लागू कर सकते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उसको आंशिक रूप से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि 26 जनवरी को ये लागू किया जाए। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ पूरी तरह से, और उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। और क्यों मनाने लगे? क्योंकि 26 जनवरी के ही दिन 1930 को भारतीयों द्वारा पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसलिए 26 जनवरी को इंडिकेशन के तौर पर या इंडिकेटर के तौर पर कि भैया लोग याद रखें हमारी डेट को, 26 जनवरी 1930 को, उसी के आधार पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। समझ में आ गया? और इसी दौरान पहला गोलमेज सम्मेलन होगा जिसमें कोई भारतीय शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें ठेकरा किसके ऊपर है? जवाहरलाल नेहरू की, और ये भयंकर रूप से अपोजिशन में है। हाँ, आगे चलकर ये बायस्ड हो जाएंगे, पक्का बायस्ड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 1930 की बात हो गई। एक वर्ष का समय यहाँ पर भारत में ऊहापोह का रहा। लेकिन इस दौरान जो ये घटना हुई थी, आपको अच्छे से पता है, वह सैंडर्स हत्या, और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी का प्रारूप, और उसी दौरान गांधी इरविन के बीच एक समझौता होता है, और इसी समझौते के तहत गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ता है। कहाँ? लंदन। तो उन समझौतों को मैं, इरविन समझौता आपको पढ़ाऊँगा, मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको। अगला हमारा जो टॉपिक है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन है, आप भी पढ़ लीजिएगा, हम भी बढ़िया सा नोट्स करके आपको देंगे। तो अगला टॉपिक हम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या रही और कैसी बातें रहीं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा टॉपिक। मुझे पूर्ण विश्वास है कहानी के रूप में आपको याद होगा, डेट के रूप में स्क्रीनशॉट आप तक पहुंच चुका होगा। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आई होगी, बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। और जिन्हें लगता है कितना पढ़ें, तो जब आप वेतन की गड्डी उठाइएगा तब ना कहिएगा कि गुरुजी इतना क्या करें। इसलिए कृपया करके मन लगा के पढ़ें, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सफल होंगे। और सफल वही होता है जो मेहनत करता है। क्यों? अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। ध्यान रखिए, आप कहते हैं ना मेरी आभा चारों ओर फैल जाए, तो उतनी आभा फैलाने के लिए आप चाहते हैं ना सूरज जैसा मेरा प्रकाश हो, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, तो सूरज जैसा बनने के लिए सूरज जैसा जलना पड़ेगा। और वो जलने का अवसर अभी है, और जलाने का काम मैं कर रहा हूँ। जलो या ना जलो तुम्हारे ऊपर। अब तुम खुद भीगे बैठे लकड़ी हो और मैं जलाए, लेकिन ध्यान रखिएगा गीली लकड़ी पे भी लगातार अगर आग का प्रयास प्रसार किया जाए तो एक न दिन तो जलती है यार। और मेरे जैसा जलाने वाला है तो मतलब माँ निघस हूँ, जगा के मानूंगा, जला के मानूंगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में गोलमेज सम्मेलनों के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।